हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए बैंकर्स बूस्टर्स एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर हैं। ये 50 डेज के एमसीक्यू सीरीज हैं। इसमें हम आपके पेपर 4 जीआईबी एग्जाम पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के एमसीक्यू बेस्ड सेशंस ला रहे हैं। और ये जो सेशंस हैं इसमें सारे मॉड्यूल्स के एमसीक्यू एक साथ हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए। तो आपकी इस तरह से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज क्लास 8 है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल ABCD चारों कवर किए जा रहे हैं यहाँ पर। आपका RBWM का पेपर जो है वो 16 नवंबर को है, 16 नवंबर को पेपर है आपका। और इस नजरिए से आपकी तैयारी को दुरुस्त करने के नजरिए से हमारी टीम ने ये सारी सीरीज आपके लिए शुरू कर दी है प्लेटफॉर्म पर। आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने साथियों को शेयर करें। मॉड्यूल ABCD ये RBWM के चारों मॉड्यूल हैं। और मैं हमेशा ये बताता रहता हूं कि मॉड्यूल B इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चंस बनते हैं। बट इस चीज को समझिएगा कि मॉड्यूल A, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D इवन ये मॉड्यूल सब छोटे मॉड्यूल्स हैं, इतनी ज्यादा यूनिट्स नहीं है, इनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। मॉड्यूल B में नंबर ऑफ यूनिट्स की संख्या ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है उसका वेटेज भी ज्यादा हो जाता है। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है मॉड्यूल A से संबंधित बिजनेस मॉडल से जुड़ा हुआ है। A large commercial bank decides to separate its retail banking operations into strategic units with its own profit and loss accountability, independent targets and customized strategies। मतलब एक बैंक, कमर्शियल बैंक, बड़ा कमर्शियल बैंक है, उसके द्वारा अपने ऑपरेशंस को सेपरेट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर यूनिट्स की अपनी अकाउंटेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना स्ट्रेटजी होगा। यहां पर बात की जा रही है कि कौन सा बिजनेस मॉडल जो है इस बैंक के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। तो आप इस पूरी लैंग्वेज से समझ गए होंगे, हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की बात कर रहे हैं, जहां पर स्ट्रेटेजिक लाइन पर सेपरेट यूनिट तैयार की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से, और उनका मेन टारगेट होता है उस पर्टिकुलर मार्केट, उससे संबंधित उसकी मार्केटिंग और प्रॉफिट जनरेट करना। इस अप्रोच को हम, इस मॉडल को हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल के नाम से जानते हैं। SBU मॉडल के तौर पर यह जाना जाता है। अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अ मिड साइज बैंक वांट टू स्केल अप इट्स रिटेल ऑपरेशन। एक बहुत बड़ा बैंक नहीं है, लार्ज कमर्शियल बैंक नहीं है, बल्कि मिड साइज बैंक है, और ये चाहता है कि अपनी ऑपरेशंस को स्केल अप करना चाहता है, रिटेल ऑपरेशंस को, विदाउट क्रिएटिंग रिडंडेंसीज इन IT। कहने का मतलब है बिना किसी सेपरेट यूनिट के क्रिएशन के, डिपार्टमेंट के क्रिएशन के, अलग से कोई सेपरेट IT यूनिट तैयार नहीं की जा रही है, ना ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई IT डिपार्टमेंट तैयार किया जा रहा है, ना ही कोई HR डिपार्टमेंट तैयार किया जा रहा है, ना ही रिस्क मैनेजमेंट या सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जो 3 बिजनेस अप्रोचेस हैं, SBU, डिपार्टमेंटल, ये दोनों ही अप्रोच ये ऑप्ट नहीं कर रहा है। इट प्रिफर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सेंट्रलाइज्ड एफिशिएंसी ओवर इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी। मतलब इनका एक हाइब्रिड अप्रोच बोल सकते हैं आप, इनका एक मिक्स अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटीग्रेटेड अप्रोच की। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा मॉडल जो है मोस्ट सुटेबल है, डिपार्टमेंटल, SBU, इंटीग्रेटेड। तो आंसर क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड मॉडल, जो कि यहाँ पर बेस्ट होगा। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है। एक कंपनी है जिसका कुछ डेटा गिवन है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो है 12 लाख, सरल भाषा में 12 लाख इसका नेट प्रॉफिट है। टोटल असेट जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो कितना है? 40 लाख, 40 लाख, और टोटल असेट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितना है? 50 लाख, 50 लाख। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? आपसे बोला जा रहा है रिटर्न ऑन असेट कैलकुलेट करने के लिए ROA कैलकुलेट करिए कितना है। तो इस न्यूमेरिकल को, बेसिक तो न्यूमेरिकल, इसको करने के लिए सबसे पहले ROA का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको।
तो रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला क्या है? आरओए का फॉर्मूला होता है जो भी नेट इनकम है डिवाइड बाई एवरेज टोटल असेट, एवरेज टोटल असेट मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला है किसका? रिटर्न ऑन असेट का, ठीक है, आरओए का। ओके, अब समझिए पहली चीज तो एवरेज टोटल असेट आपको कैलकुलेट करना है, और एवरेज टोटल असेट किसी भी बैंक, किसी भी कंपनी का कैसे पता करेगी? जो भी टोटल असेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 40 लाख और एट द एंड ऑफ द ईयर 50 लाख, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 90 लाख, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 45 लाख। यानी कि डेनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू रहेगी? 45 लाख रहेगी, और न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू रहेगी? 12 लाख रहेगी, ठीक है। तो सरल भाषा में जो कैलकुलेशन होगी कुछ इस प्रकार से होगी, ये क्यों यही होना चाहिए? ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला आपका रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई एवरेज टोटल असेट मल्टीप्लाई बाई 100। नेट प्रॉफिट जो है वो 12 लाख है, 12 लाख है, डिवाइड बाई एवरेज टोटल असेट क्या था? ये था 90 लाख, 90 लाख डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? ये 45 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये लाख वाली वैल्यूज कट जाएंगी, बचेगा क्या? 12/45, 100, 1200 डिवाइड बाई 45, और ये लगभग जो वैल्यू आएगी आएगी 25 26 के नियर अबाउट। देखिए कोई आंसर है 26 वाला यहाँ पर? कोई आंसर जो है 26, हाँ देखिए तो आंसर जो आ रहा है वो 26.67 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 26.67 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है, इफ अ कंपनी हैज आरओए रिटर्न ऑन असेट 12%, if a company has ROA return on asset 12% है and average asset 50 लाख है, what is the net profit? देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस चीजें इधर उधर कर दी गई हैं। फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना जरूरी होगा, रिटर्न ऑन असेट, नेट इनकम, एवरेज टोटल असेट, ये तो होता है, ठीक है। आपको आरओए गिवन है, आपके पास एवरेज टोटल असेट गिवन है, आपको नेट इनकम कैलकुलेट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नेट इनकम जो भी आरओए है मल्टीप्लाई बाई एवरेज टोटल असेट, ये तो होगा। कितना है आरओए? 12% है, 12% है, और एवरेज टोटल असेट कितना है? 50 लाख है, 50 लाख, ठीक है। जब ये परसेंटेज वैल्यू हटेगी तो आपकी यहाँ से 2 जीरो कम हो जाएंगे आपके, और 12 मल्टीप्लाई बाई 5 जो 60, तो ये आएगा कम से कम आपका 66 लाख के करीब आंसर आएगा। ये आंसर क्या आएगा? 6 लाख, ठीक है। तो नेट इनकम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 लाख आ रहा है, ठीक है। 6 लाख है आंसर यहाँ पर, 6 लाख इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला वही है, रिटर्न ऑन असेट नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट, नेट प्रॉफिट आरओए मल्टीप्लाई बाय एवरेज टोटल असेट। कैलकुलेशन कर दी आपके लिए, चीजें आसान हो गई हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इज नॉट डेवलप्ड बाय आईडीआरबीटी? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इज नॉट डेवलप्ड बाय आईडीआरबीटी? आईडीआरबीटी के द्वारा कौन सी चीज डेवलप नहीं की गई, ठीक है। तो भाई देखिए इनफाइनाइट आईडीआरबीटी ने डेवलप किया, कल पढ़ा हुआ हमने। एसएफएमएस भी इसी ने डेवलप किया है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी डेवलप किया गया। आईबीसीसी जो डेवलप नहीं किया गया है वो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनएसीएच जो है इसे एनपीसीआई ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगला सवाल, देश में टोटल
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की संख्या कितनी है? देश में टोटल नंबर ऑफ CICs कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो है 4। CICs कितनी है? 4। और 4 कौन कौन सी हैं? ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, CRF हाईमार्क। दीज ब्यूरोज कंपाइल क्रेडिट स्कोर्स एंड रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्रेडिट। किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर की जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है उसके आधार पर ये स्कोर तैयार किए जाते हैं, उसके पेमेंट बिहेवियर, उसके रीपेमेंट बिहेवियर के आधार पर। अगला सवाल है 7वां, टू हैव मोर कंट्रोल ओवर मॉनिटरिंग। तो जो भी लोन अकाउंट्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि ऐसे अकाउंट्स पर हम प्रॉपरली मॉनिटरिंग करके वो लोन अकाउंट्स जो कि आने वाले समय में NPA में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है और बैंकों के बढ़ते हुए NPA को कंट्रोल किया जा सकता है। द लोन अकाउंट्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज। प्रॉपर मॉनिटरिंग के आधार पर लोन अकाउंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं। इन केस ऑफ इरेगुलरिटीज इन लोन अकाउंट्स, तो लोन अकाउंट्स में अगर कोई भी इरेगुलरिटी हो रही है उसके आधार पर हम लोन अकाउंट्स को कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे SMA 0, SMA 1 और SMA 2। यहाँ पर पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है, तो SMA 3 सही नहीं है। अगर रीपेमेंट आपका 1 से 30 दिन तक डिले है, रीपेमेंट आपका 31 से 60 दिनों के लिए डिले है और रीपेमेंट आपका 61 to 90 डेज तक के लिए डिले है, तो ये SMA 0, SMA 1, SMA 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। BCSBI नाम तो सुना ही होगा, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको, ये वॉलंटरी कोड्स थे, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था कस्टमर तक बेहतर सेवाएं देने के लिए। हर बैंक्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उन्हें इतनी मिनिमम सर्विसेज, इतनी स्टैंडर्ड सर्विसेज तो कस्टमर को देनी ही है। ये इसलिए किया गया था कि बैंकों के द्वारा कस्टमर को बेहतर सेवाएं दी जा सके, सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो पूछा जा रहा है कि जो BCSBI ये मॉनिटर करते थे द इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच द फॉलोइंग कोड्स, कौन कौन से कोड्स इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके द्वारा 2 कोड टाइप के कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, कस्टमर के लिए और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो सही देखिए, कोड ऑफ कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड कोड ऑफ कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बेसल थर्ड गलत है, FEMA गलत है, प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर इनकम रिकग्निशन गलत है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन एकदम दुरुस्त है। ठीक है, BCSBI monitors the implementation of which of the following codes। BCSBI कौन से कोड्स को मॉनिटर करता था? तो भाई ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज और कस्टमर वाले कोड को ये करता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बैंक BC एंड बैंक BF। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो हैं, इनके बीच में कोड डिफरेंस क्या है? देखिए, जो बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं ये बैंक के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक BC कैन ओनली प्रमोट बैंकिंग सर्विसेज बट नॉट अलाउड टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन। गलत है, बैंक BC जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बैंक BF आर परमिटेड टू हैंडल कैश ट्रांजैक्शन, ये गलत हो गया। बैंक BCs आर ऑथराइज्ड टू कंडक्ट banking transactions while bank BF are limited to promoting banking services and financial literacy। C option is the correct answer। ठीक है, and the last one is the what is the 10वां क्वेश्चन है, what is the primary। अच्छा, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, which of the following best describes reverse mortgage। रिवर्स मॉर्गेज से क्या समझते हैं? इस स्कीम की शुरुआत नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे सीनियर सिटीजन के लिए शुरू किया गया था कि सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर उनके पास जब सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके घर है, मकान है, उनके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको वो रिवर्स मॉर्गेज कर सके और उन्हें एक स्टडी इनकम जनरेट हो जाएगी उससे। ठीक है, वो उसमें रिजाइड कर सकते हैं, ओनरशिप उनके पास रहेगी जब तक वो जीवित है। या अ लोन दैट अलाउज होम ओनर्स टू परचेज सेकंड प्रॉपर्टी, ना सेकंड प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए नहीं है। A financial product where a homeowner makes monthly payments to a lender to build equity in their home। देखिए, होम ओनर को कोई मंथली पेमेंट यहां पर नहीं करना होता, कोई भी रीपेमेंट नहीं करना होता है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। A loan available to senior homeowners that allows them to convert part of equity in their homeland into cash, typically without monthly repayment। C option is the correct answer।
ये एकदम सही जवाब है, ये एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं साथियों, यहां पर एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर, जीआईबी सीआईबी वाला पर, डबल बेनिफिट सेल। इसके तहत सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर आपको अप टू 60% तक का ऑफ मिल रहा है। और अगर आप एक कोड यूज करते हैं, अगस्त 200, तो इस कोड के तहत आपको 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये ऑफर जो है 27 से 31 अगस्त तक आपके लिए वैलिड है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। जैब महापैक जो है वो 2599 में हो जाएगा 6 मंथ का, 12 मंथ का 3799 है, 24 मंथ 5799 का ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। कूपन कोड अगस्त 200 यूज करेंगे तो महापैक्स पर 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इस सेवा को, आज की सेवा को समाप्त करते हैं हम लोग। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये टेलीग्राम चैनल है जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर आप हमें अपनी जानकारी दे सकते हैं, क्वेरीज रेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए अभी के लिए इतना ही।